हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों आज से हम प्रतिदिन आपके लिए 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के होंगे वो आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक आपकी परीक्षा होगी हम आपको जीएस के 500 से 700 प्रश्न तैयार करवा देंगे। दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि मोहनजोदड़ो में मिली कौन सी संरचना सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में मिली कौन सी संरचना सबसे महत्वपूर्ण है। महास्नानागार, टावर, महल या मंदिर। तो मोहनजोदड़ो में मिली कौन सी संरचना सबसे महत्वपूर्ण है, अगर ये प्रश्न आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों महास्नानागार। महास्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना में से एक माना जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है साथियों कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। दोस्तों खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या शाह वंश से। तो खिज्र खां की बात करें साथियों तो खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित था। अगले और तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। प्रश्न पूछा गया साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई। 1700 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या 1800 ईस्वी में। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो साथियों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी। अगले और चौथे नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, चौथा नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था। शाहजहां, अकबर, शेर शाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके सही उत्तर की बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रुपए का सिक्का ढाला गया था। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो धार के जो राजा थे राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे। परमार, गुप्त, चौहान या प्रजापति राजवंश से। तो जो राजा भोज थे जो कि धार के राजा थे ये किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों परमार वंश से। जो राजा भोज थे ये परमार वंश के राजा थे। अगले और छठे नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो छठा नंबर प्रश्न है कि किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, आईएनए की बात करें, आईएनए किसने संगठित की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें साथियों तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी गठित की थी। अगले और सातवें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो सातवां नंबर प्रश्न है कि स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस महापुरुष या किस व्यक्तित्व द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर या राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो स्वाभिमान आंदोलन की अगर बात करें साथियों तो स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, रामास्वामी नायकर ने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले और आठवें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो आठवां नंबर प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध
पहला स्वतंत्रता संग्राम था। प्रश्न पूछा गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल रेवाड़ी में, रोहतक जींद में, कैथल कुरुक्षेत्र में या हिसार और सिरसा में? तो इसके सही उत्तर की बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नारनौल और रेवाड़ी में राव तुलाराम ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। अगले और 9वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, प्रश्न पूछा गया है, कथन दिया गया है और पूछा गया है ये कथन किसने कहा था? वर्ड का जाति से कोई लेना देना नहीं है। वर्ड का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये कथन किसका है या ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने या लोकमान्य तिलक ने? तो वर्ड का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये कथन महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने कथन दिया था कि वर्ड का जाति से कोई भी लेना देना नहीं है। अगले और 10वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो 10वां नंबर प्रश्न है कि कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? सैयद गुलाम भिक, मुरारी लाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी या रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा? तो कलाम ए नैरंग की बात करें तो इसमें कविताओं का एक संकलन किया गया है और ये संकलन सैयद गुलाम भिक द्वारा किया गया है। कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम भिक द्वारा संकलित कविताओं का एक संकलन है। अगले और 11वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 11वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें साथियों तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बुध एवं मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी और मंगल, अरुण और वरुण। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो बुध है। प्रश्न उत्तर आपके हैं बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह माने जाते हैं। अगले और 12वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 12वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? डोडा बेट्टा की बात करें तो ये साउथ इंडिया में पड़ती है और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। दोस्तों पर्वतों और चोटियों की अलग से मैंने एक वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार जरूर देख लें। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा की चोटी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, नलमाल की पहाड़ियों पर या उपरोक्त में से किसी पर नहीं? तो अगर इसकी बात करें कि डोडा बेट्टा चोटी कहाँ स्थित है तो डोडा बेट्टा चोटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले और 13वें नंबर प्रश्न की बात करें तो 13वां नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें साथियों तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। अगले और 14 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं होता तो उस स्थिति में आकाश कैसा दिखाई पड़ता? नीला, काला, भूरा या उजला दिखाई पड़ता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो हमें आकाश काला रंग का दिखाई पड़ता। अगले और 15वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 15वां नंबर प्रश्न है कि नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम सुइस है, यह एक आंध्र प्रजाति है या उपरोक्त में से सभी सत्य हैं? तो नदी डॉल्फिन के संबंध में उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, ये भी सही है। उनका स्थानीय नाम सुइस है, ये भी सही है। यह एक आंध्र प्रजाति है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अगले और 16वें नंबर प्रश्न की बात करें,
16वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना कितने परत की है। निम्नलिखित में से कितने परत की योजना है जो निजी क्षेत्र को सौंपी गई है। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना कितने परत की है। 2 परत की, 3 परत की, 5 परत की या 10 परत की। तो निजी क्षेत्र को सौंपी गई जो 7वीं योजना है ये 3 परत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले और 17वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 17वां नंबर प्रश्न है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, आपके ऑप्शन है नासिक, रामेश्वरम, अहमदाबाद और भोपाल। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस साथियों गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले और 18वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 18वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है। दोस्तों सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है। गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध या अपराध। तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या की बात करें साथियों तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या गरीबी है। दोस्तों गरीबी सबसे गंभीर सामाजिक समस्या मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले और 19वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो 19वां नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून है वह सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 214 में, 226 में, 141 में या 324 में। तो इसके सही उत्तर की बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में। अनुच्छेद 141 में इस बात का वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून होगा वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों आज की क्लास का। प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। राज्य के कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख साथियों राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।